Morning everyone. So now today I'm starting the revision from chapter thermodynamics. So as you know, again I'm repeating 3 chapters are there in the syllabus, and these 3 chapters are: first is laws of motion. Laws of motion is from volume 1. Second chapter will be both the rest of the chapters are from second volume. तो second chapter will be mechanical properties of fluids और एक चैप्टर है आपका थर्मोडायनामिक्स. ओके, तो आज मैं थर्मोडायनामिक्स के मैंने यहाँ सेट लिया है, क्वेश्चंस लिए हैं, एंड आई विल सेंड दिस एज अ PDF ऑल्सो ऑन द ग्रुप, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. अगर विजिबल नहीं है या फिर आपको अपने पास रखना है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, तो आप PDF के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं. सो इन थर्मोडायनेमिक्स व्हाट यू हैव स्टडीड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड सिलेबस में थी, मैंने बताया था, तो उसमें जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, मीन्स आपका हीट इंजन, कॉर्नोट साइकिल, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ये डिलीटेड सिलेबस में हैं. ओके, तो जो आपको पढ़ना है वो स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ हीट एंड वर्क से स्टार्ट होता है, और उसके आगे डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस और उनके लिए वर्क डन के डेरिवेशंस हैं. ओके, तो सबसे पहले इसमें जो लिखा है 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है. इफ़ एयर इज़ अ सिलेंडर, इफ़ अ एयर, थोड़ी सी स्पेलिंग करेक्शन जहाँ पर है वहाँ देख लीजिएगा. इफ़ अ एयर इन अ सिलेंडर है इज सडनली कंप्रेस्ड बाय अ पिस्टन, व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर ऑफ एयर. अगर किसी सिलेंडर में रखी हुई एयर को सडनली कंप्रेस कर दिया जाता है, पिस्टन को डाउनवर्ड्स कर दिया जाता है, तो उस पर जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर का पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर प्रेशर क्या होगा, क्या चेंज होगा प्रेशर में, इंक्रीज या डिक्रीज. तो आपको पता है कि पिस्टन को अगर सडनली पुश डाउन करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज. ओके, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर ऑफ एयर, बस इतना ही पूछा है. उसके आंसर में लिखा है कि सिंस द सडन कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग एंड राइज इन टेम्परेचर, एंड इफ द पिस्टन इज मेंटेन्ड एट सेम पोजीशन दैन द प्रेशर फॉल्स एज टेम्परेचर डिक्रीजेस. तो इतना सब कुछ नहीं लिखना है आपको, बस ये बताना है कि इन दिस कंडीशन प्रेशर विल इंक्रीज. ओके, सेकेंड है आपका, ये थोड़ा सा एक डेरिवेशन है जो सेट मैंने लिया है, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है, मीन्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्टैंडर्ड हाई है 11th क्लास के अकॉर्डिंग, तो उन पर आपको बहुत ज़्यादा लेबर नहीं करनी है. जो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है, स्पेशली जो NCERT के सिलेबस में है, वही आपको देखना है. ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फाइंड वॉल्यूम. फाइंड वॉल्यूम नहीं है, इसमें करेक्शंस कुछ ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम है. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम if the gas is compressed adiabatically till its temperature is doubled. तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर गैस को कंप्रेस किया है, पिस्टन को डाउनवर्ड्स पुश किया है, और गैस को जब कंप्रेस करते हैं, और अगर उसकी जो वॉल्स हैं सिलेंडर की या कंटेनर की वो एडियाबेटिक हैं, तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इसमें कहा है कि गैस का कुछ इनिशियल वॉल्यूम था, तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम विल बी देयर. और हम कंप्रेस जब करते हैं तो इतना हम कंप्रेस कर देते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो पहले वाले टेम्परेचर का जस्ट डबल हो जाता है. तो इस कंडीशन में फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो आपको फाइंड करना है. तो यानी कि फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद उनको डिवाइड कर देंगे. तो अब एडियाबेटिकली ये प्रोसेस किया गया है. तो एडियाबेटिकली क्यों, अगर नहीं भी लिखा होता तो आपको पता है टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एडियाबेटिक प्रोसेस है. तो आप यहाँ पर एडियाबेटिक रिलेशंस का ही यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ लिखा है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एडियाबेटिक रिलेशन है. और इसमें हम जो चेंजेस करते हैं वो नॉर्मल गैस इक्वेशन से करते हैं. तो हमें नॉर्मल गैस इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू RT है, तो हमने प्रेशर की जगह पे चेंज किया RT अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम दो ही चीज़ें दे रखी हैं. तो जब यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो चेंज करने के बाद जो रिलेशन बनता है आपका, तो उसमें P जो है उसके प्लेस पर RT अपॉन V आता है, और उसके आगे जो लिखा है V गामा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा V की पावर गामा है, V के साथ मल्टीप्लाई में गामा नहीं लिखा है. ये थोड़ा सिंबल जब अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस तरह से थोड़ी सी एरर्स टाइप की दिखाई दे सकती हैं. तो आपको पता है कैसे करना है, डू अकॉर्डिंगली. उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर पावर को सिंप्लीफाई किया, तो आप देख रहे हैं एक वॉल्यूम तो अपॉन में आ रहा है, एक वॉल्यूम आ रहा है न्यूमरेटर में. तो जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा V की पावर गामा -1.
आर जो है वो कांस्टेंट है, उसको राइट साइड में कर लेंगे। तो रिलेशन आपको ये भी पता है कि आप डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं टी गामा -1, तो आपने उसी फॉर्म में इसको कर लिया टी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में लिखना है तो आपने लिखा कि T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ये रिलेशन लिख लिया। जब कांस्टेंट है तो फिर दोनों साइड जो है वो इक्वल होंगी। तो आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है और T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर है। फिर जब आपने इसको जो है इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि आपको रेशियो ही फाइंड करना है, तो आपने V2 अपॉन V1 कर लिया, तो राइट साइड में हो जाता है T1 अपॉन T2 और जो पावर है वो हो जाएगी 1 अपॉन गामा -1। ओके, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में अब आपको टेम्परेचर के लिए कंडीशन दे रखी है कि T2 जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर का डबल है। तो आपने ऐसे लिख लिया T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसको आपने इस वाले रिलेशन में पुट कर लिया, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, रेशियो की जगह आपने लिखा 1 अपॉन 2, पावर कितनी हो गई 1 अपॉन गामा -1 जितनी थी इनिशियली। फिर जब आपने इसको सॉल्व किया तो सिंस अब सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आ रहा है कि अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 4 अपॉन गामा इज़ ग्रेटर देन 1 देन V2 अपॉन V1 इज़ लेस देन हाफ। तो बस आपको ये लाइन लिखनी भी नहीं है, आपसे जो पूछा गया है आपको वही फाइंड करना है। डोंट राइट दिस। यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ तक कैसे किया है बस यहाँ तक ही करिए। आपको क्या फाइंड करना था, रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल वॉल्यूम, तो यही आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क ऑल्सो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ PV ग्राफ्स। जो आपका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है उसमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ स्लोप्स। जो स्लोप बनते हैं उनका रेशियो फाइंड करना है ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों प्रोसेस के लिए जो PV डायग्राम है उनके जो स्लोप्स आते हैं उनका रेशियो फाइंड करना है आपको। तो PV ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा, dP/dP। क्योंकि आपने देखा होगा PV डायग्राम जो हम बनाते हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाता है PV। ओके, तो PV जो डायग्राम है उनमें अगर आप स्लोप फाइंड करते हैं, ये जो लाइन है ये किसके इक्वल होगी, तो दैट विल बी dP/dV। स्मॉल अगर आप पोर्शन लेते हैं इतना तो dP/dV हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो PV कांस्टेंट है, तो dP/dV या P/V जो है वो रेशियो क्या लिखेंगे हम, इसको हमने लिख लिया dP/dV या फिर P/V, दोनों रेशियो, क्योंकि ये बिगर वैल्यू के लिए स्मॉलर वैल्यू के लिए। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, इसमें गामा और लगाना होता है, तो dP/dV इज इक्वल टू गामा P/V। इसमें P को गामा P लिख लिया है, ये सेकेंड हो गई इक्वेशन। अब आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ओनली गामा। तो जो रेशियो था यानी कि ये वाला और ये वाला, ये रेशियो जो है दिस एंड दिस, ये रेशियो जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, गामा के। तो जो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल है उसमें मेन डिफरेंस याद रखिएगा कि जो आइसोथर्मल है उसमें प्रेशर यूज़ होता है और एडियाबेटिक में गामा P यूज़ होता है। ये आपने भी लास्ट में न्यूटन रिलेशन लाप्लासिस करेक्शन में भी स्टडी किया था, वैसे यहाँ पर भी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो फाउंडेशन है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का जो बेस है, थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स में लॉ आया था वो था एनर्जी और वर्क डन के बीच में रिलेशन था कि जितना भी वर्क था वो हीट में कन्वर्ट नहीं होता, ये जितनी भी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये जो वर्क है, वर्क इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी। वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसकी जो बेसिस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी है और जो दूसरी एनर्जी यहाँ इन्वॉल्व होती है दैट इज़ हीट एनर्जी। ओके, तो कभी भी अगर आपसे फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाता है तो यहाँ आंसर विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो फैक्ट है वो ये है कि हमेशा हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही फ्लो होगी। ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के जो है वो ड्रॉबैक्स में आया था कि ये इसका रीज़न एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया था
कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ही क्यों फ्लो होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये डायरेक्ट है और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये पता भी होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स आप इसमें अपने आप से भी लिख सकते हैं कि आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सबसे मेन जो स्टार्टिंग है वो यही है। और इसमें क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में कि एक्सटर्नली कोई भी हीट ना तो ऐड की जाती है सिस्टम में और ना ही कोई हीट सिस्टम से रिमूव यानी कि रिलीज़ की जाती है। उसके बाद दूसरी बात, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो सडन प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट है सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग टू सराउंडिंग्स। ये आपको वॉल्स के बारे में मैंने बताया था कि आइसोथर्मल में जो हम वॉल्स यूज़ करते हैं उनको हम डायाथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल्स कहते हैं, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वॉल्स हम यूज़ करते हैं, जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से। आप यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि वो वॉल्स यूज़ करते हैं वो एडियाबेटिक होती हैं या इंसुलेटिंग होती हैं। नेक्स्ट है जो इक्वेशन होती है गैस की, वो यहाँ यूज़ होती है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और यहाँ यूज़ होती है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कुछ मैंने स्किप भी कर दिए हैं, वो इसलिए कि जिनकी आपको नीड नहीं थी वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। फिर 7th क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ PV डायग्राम फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो आपको पता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए अगर आप PV एक साथ बनाते हैं तो उसका डायग्राम इस तरह का हो सकता है। सबसे पहले तो PV डायग्राम में ऑलवेज दिस एक्सिस विल बी प्रेशर एक्सिस और ये वाली जो एक्सिस होगी आपकी ये वॉल्यूम होगी। तो ये PV एक्सिस बनाई है। उसके बाद दो प्रोसेस हमने दिखाए हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस दिखाया है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो एक्सपेंशन का है वो इस तरह से जाता है। इसका मतलब होता है कि इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यही प्रोसेस आप एडियाबेटिक के लिए दिखाएंगे तो फिर आपको क्या दिखाना पड़ेगा डिफरेंस दोनों में, कि आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो फास्ट प्रोसेस है या सडन प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है, इसलिए वो उतना आगे तक नहीं जा रहा है जितना आइसोथर्मल जा रहा है। मेन डिफरेंस ये दिखाना है आपको दोनों में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिखा रखा। और अगर आपको और प्रॉपर करके बनाना है तो एक काम कर सकते हैं, जो आपका आइसोथर्मल वाला है उस पर लिख दीजिएगा T1 और यहाँ पर भी आ जाएगा T1, जबकि एडियाबेटिक वाले में यहाँ T1 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे T2, यानी कि टेम्परेचर बदल गया है। तो इससे भी आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो जाएगा कि किस टाइप का ये प्रोसेस होता है। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेट ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ज़ीरोथ लॉ आपको पता है कि इफ़ द टू सिस्टम्स A and B आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर देन they will always in thermal equilibrium with the third system C. ओके, सॉरी, अगर वो थर्ड सिस्टम में मैंने जो है रिवर्स करके बोल दिया कि इफ़ द टू सिस्टम्स A and B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम C सेपरेटली देन ऑलवेज दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वो थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यहाँ पर, कैन अ गैस बी लिक्विफाइड एट एनी टेम्परेचर। गैस को लिक्विफाइड करने का मतलब है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और गैस लिक्विड में तब कन्वर्ट होगी जब उसका टेम्परेचर फॉल कर दिया जाएगा, टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा या उस पर प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा। एट एनी टेम्परेचर बाई इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर अलोन। तो ये पूछा है कि क्या टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ओनली इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी देयर। तो इसमें लिखा है नो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर अलोन ओनली व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ तक वो अपनी स्टेट मेंटेन करके रखती है, उससे नीचे फिर उसकी स्टेट बदलेगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ये टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। बाकी उसमें जो है प्रेशर का चेंज आप कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। इसकी मैं PDF भी सेंड कर दूंगी, जितने रह जाएंगे वो PDF से भी आप देख सकते हैं। तो 10th में लिखा है कैन यू डिज़ाइन हीट एनर्जी
हीट एनर्जी नहीं, हीट इंजन बोलेंगे आप। कोई ऐसी मशीन आप बना सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या कोई ऐसी मशीन हो सकती है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, तो उसका आंसर है नो, 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, जो यहाँ लिखा है ईटा सिंबल होता है इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो T2 का मतलब होता है जो टेम्परेचर वेस्ट होता है, जो सिंक को जा रहा है, और T1 का मतलब जो सोर्स से लिया जा रहा है। तो आपको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जितनी हीट ली जा रही है सोर्स से वो सारी की सारी वर्क में यूज़ कर ली जाए और सिंक को मतलब वेस्ट कुछ भी हीट ना हो। तो आपको पता है जितनी हीट ली जाती है उसका कुछ ना कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में वेस्ट होता है, और बाकी जो है बची हुई बहुत कम होती है, लगभग 25% मान सकते हैं, वो ऐसी होती है जो वर्क करने में यूटिलाइज होती है। तो ऐसा कोई भी इंजन डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो आर रिवीजन इज अप टू दिस 10th क्वेश्चन, बाकी आई विल सेंड यू एज अ PDF। ओके, थैंक